तो नेपाल में बाढ़ है तो अलर्ट भारत में भी है इसका। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद महाराजगंज में बढ़ाई गई है सतर्कता। गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे अब नजर रखी जा रही है। नेपाल के टिमुरे में भोटे कोशी नदी में आई आकस्मिक बाढ़। तिब्बत की ओर से अचानक अत्यधिक जल प्रवाह से बढ़ा खतरा। तो वहीं महाराजगंज जिलाधिकारी ने विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी है। राजस्व, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गंडक नदी के पास वाले गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल में नुकसान के बाद सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। आपदा प्रबंधन टीम को मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विभागीय अधिकारियों को फील्ड में रहने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी की हर पल निगरानी की जा रही है। आपदा से बचाव के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। स्थानीय निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। तो नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। महाराजगंज और कुशीनगर में निगरानी बढ़ा दी गई है। गंडक नदी के जल स्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इस आपदा के बाद बता दें कि नेपाल के टिमुरे में भोटे कोसी नदी में आकस्मिक बाढ़ आ गई। अचानक से वहां का जलस्तर इतना बढ़ गया जो तबाही अपने साथ लेकर आया। ये चीन वाले और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज ईस्टवाल जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। मनोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मनोज जी, नेपाल में अचानक आई इस भीषण बाढ़ के पीछे आखिर मुख्य वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए, आपने नेपाल में इतना लंबे समय तक वहां काम किया है, वहां की भौगोलिक स्थिति से आप परिचित हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है और क्या ऐसी आपदा के संकेत पहले से मिल रहे थे? देखिए, नेपाल क्या उत्तराखंड की 2013 की जो केदारनाथ आपदा थी, या फिर लो स्थिति ये जो हिमाचल के में आपदा आई, ये जो भी क्या कहते हैं क्लाउड बस्ट बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं आपका ये अभी तो चाइना का बांध टूटने की बात हो रही है। ये हिमालयी क्षेत्रों में ये गतिविधियां अचानक बढ़ी हैं। एक तो ये है, दूसरा या तो जो बर्फीली फील्ड है, जो उसके बर्फ को जमाने वाली परतें हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो गई है और उससे ये आपदाएं बढ़ रही हैं। एक इससे शक भी जाता है कि कहीं चाइना के माध्यम से, क्योंकि जब केदारनाथ आपदा आई थी जी जी तब भी ये सोच पनपी थी कि यार चाइना के माध्यम से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जी। जब वहाँ स्पीति में हुआ था हिमाचल में, तब भी ये हुआ। आज नेपाल में जब हुआ, तिब्बत लेने से भोटे कोसी जो ये नदी है उसमें जो बाढ़ का पानी बढ़ा था, तो उसकी तबाही में भी कहीं ना कहीं लोग जोड़ देते हैं चाइना को। जी जी। ये भूगोल छात्री बता पाएंगे कि क्या है, लेकिन ये जो तिब्बत लेन है, भोटे कोसी, त्रिशूली, नारायणी, गंडकी, सोनपुर में गंगा, या पश्चिम बंगाल, फरक्का, हुगली, पद्मा, सुंदरबन और बंगाल की खाड़ी तक इसका पूरा प्रभाव दिख रहा है जी। हजारों हजार नेपाली और उसमें कुछ विदेशी भी हैं, कुछ भारतीय पर्यटक भी हैं, तो लापता हैं। कई घर तबाह हो गए हैं, कई पुल टूट गए हैं और ये बहुत विहंगम आपदा के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब कयासबाजी का एक लंबा दौर है। ये इस तरीके से भूगर्भीय हलचल क्यों हो रही है इसके पीछे, क्योंकि मैं अभी आपदा में जब गोरखा क्षेत्र में आपदा आई थी नेपाल की, तब भी कवर किया था मैंने। जी जी।
कहीं ना कहीं वो तो भूकंपीय आपदा थी। जी ये जलीय आपदा का जो महाप्रलय है, ये कुछ वर्षों से अचानक बढ़ा है। इसमें मुझे लगता है कि भूगर्भ शास्त्रियों को कुछ न कुछ एक पहल करनी पड़ेगी और इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जी मनोज जी, अगर हम बात करें नेपाल की आज की तबाही और 2021 की चमोली जिले के जो रेणी तपोवन क्षेत्र में आपदा आई थी, उसके बाद जनवरी 2023 में जोशीमठ में जो घरों में दरारों को देखा गया था, तो अगर इनको देखें तो क्या ये संकेत नहीं है कि हिमालयी क्षेत्रों के साथ जो विकास की कीमत है वो काफी भारी पड़ रही है? देखिएगा, रेणी भी डैम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आने वाले टिहरी डैम इतना बड़ा एक जलीय विशाल भंडार जो बना हुआ है, जिस दिन टिहरी डैम पर ऐसी कुछ दरारें पड़ी तो वो तो पूरा उत्तर भारत के कई शहरों को बहा के ले जाएगा। मेरा ये मानना है। अपना ऋषिकेश, हरिद्वार पूरी चपेट में आएगा। ये जो रेणी का भी डैम के कारण हुआ, आपको जो ये दरारें जोशीमठ क्षेत्र में दिखने को मिली है, कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव जलीय प्रकोप से दिख रहा है। देखिएगा, पानी को रोकने के बाद पानी अपना रास्ता कहाँ कहाँ तय कर देता है, ये कह पाना बड़ा कठिन काम है। जी वो जहां भी कमजोरी महसूस होती है चट्टानों को या वो उसमें अपने रेतीले क्षेत्र को, वहां से मीलों कोसों दूर निकल लेता है। तो ये जो बांध चाइना में टूटा, जिससे तिब्बत से लेकर ये पूरा नेपाल प्रभावित हुआ है, कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय विश्लेषण होना चाहिए कि जो इसकी गर्त में, धरती की गर्त में हम जो फिल्टे हैं वो कहाँ है, और क्या ये बांध आने वाले क्षेत्र में आने वाले काल में हमारे लिए विकास लेके आ रहे हैं या विनाश लेके आ रहे हैं। जी ये मुझे लगता है कि पूरे समाज को, पूरे सरकार को चौकन्ना होकर इस पर काम करना पड़ेगा। मनोज जी, एक आखिरी सवाल और आपसे लूंगा कि अब तक देखिए 62 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 400 से ज्यादा लापता हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर्च ऑपरेशन, सही जानकारी जुटाना या प्रभावित परिवारों तक सूचना पहुंचाना? और वहीं अब इस त्रासदी के बाद क्या भारत और नेपाल को पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी? देखिए, ये जो आंकड़े आपको मौत के दिखाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ऊंट की मुंह में जीरा है जी। हजार लापता है, ये तय मानिएगा। क्योंकि मैं नेपाल की पूर्व में आपदा देख चुका हूँ, अपने गोरखा क्षेत्र की। वहाँ जंगलों में हजारों लोगों के जो शरीर मरे पड़े देखे मैं उस विवत्सा को आज भी जानता हूँ। मैंने नेपाल में वो भूकंप भी देखा है कि रात को हम जी चलिए, बहुत बहुत